संविधान में, उसका नाम है नागरिकता। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि नागरिकता का संबंध किस भाग से है, किस पार्ट से है, तो वो हो जाता है आपका भाग 2। दूसरा प्रश्न आता है, ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद से लेकर इस अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान किया गया, तो वह है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। एक परीक्षा में छोटा सा प्रश्न आता है, मैं चाहूंगा उसको मैं व्याख्या कर दूं। यह पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रकार है। मैं भी पहले तो मैं एक सामान्य सा परिचय दे देता हूं, फिर उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। 5 तरीके हैं नागरिकता देने के, जो तरीके का प्रावधान किया गया है वो 5 तरीके हैं। कौन कौन सा? पहला है जन्म से। पहला क्या है? जन्म से, मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। दूसरा टॉपिक है वंश से। वंश परंपरा के आधार, माने जन्म के समय यदि माता या पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, यदि माता या पिता भारतीय नागरिक है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा पंजीकरण के माध्यम से। तीसरा क्या है? पंजीकरण के माध्यम से हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या टॉपिक है? 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो कोई व्यक्ति, जन्म भारत और निवास अन्य, जैसे भारत में जन्म ले लिया और निवास कर रहा है किसी अन्य देश में जाकर, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, या विदेशी महिला का भारतीय पुरुष से विवाह हो गया, कोई विदेशी महिला है, भारतीय पुरुष से विवाह हो जाता है, तो फिर उसे क्या होगा? पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिक, वह भारतीय नागरिक के अवैध जो बच्चे हैं वो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। राष्ट्रमंडल देश के नागरिक जो भारत में रहते हैं तथा भारत सरकार की नौकरी करते हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं, वो भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि भारत में नागरिकता 5 वर्ष निवास करके, जन्म भारत में हो, कहीं अन्य देश में रह रहे हो तो फिर यहाँ पे आकर भारत में अपनी नागरिकता ले सकते हैं। तो ये 3 प्रकार हमने बताया। चौथा है देशीकरण। ये देशीकरण क्या है आप लोग को पता है? अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा बताइए। माने अगर यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार को नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा, एक कंडीशन हो, माने कोई ऐसा व्यक्ति हो भारत सरकार को नागरिक संबंधी, जो भारत में नागरिक संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व, मतलब 1 साल पहले से भारत में रह रहा हो, और यदि वह 12 माह की इस अवधि में, इस समय में वह 14 वर्षों तक रहा हो, माने 12 माह की अवधि से पहले, 12 माह अवधि में रह रहा हो, उससे भी 14 साल पहले भारत में रह रहा हो, तो भारत सरकार की सेवा या दोनों में से इसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि एक लाइन में कह दें तो ये देशीकरण का मतलब है, पहली चीज तो ये जान लीजिएगा कि वो 14 साल 15 साल मान लेते हैं। अभी इसको हम और आगे अच्छे से डिफाइन करें जब इसका एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब अभी ये केवल जान लीजिएगा कि जो देशीकरण है, जैसे अगर देशीकरण का माध्यम देखें कि संविधान में जो नागरिकता ली जाती है, तो ये देशीकरण में क्या है, क्या इसके बारे में आप लोग को कुछ पता है? अगर नहीं है तो हम इसके बारे में आपको और अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं कई बार, क्योंकि हम सोच रहे थे एक बार डिटेल में बताएं, एक बार शॉर्ट में बताएं, तो जैसा आप लोग कहें। देखिए अगर देशीकरण की हम बात करें तो इसके तहत जो विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है, वो किसी विदेशी व्यक्ति को जो वयस्क है, अवैध प्रवासी नहीं है, वो अवैध प्रवासी नहीं है, केंद्र सरकार से आवेदन प्राप्त होने पर भारतीय नागरिकता का जो प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है, भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। यदि वो क्या क्या करे, यदि वह 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो, 12 वर्षों से 11 + 12 माने 12 वर्षों से वो भारत में रह रहा हो,
या भारत में किसी सरकारी सेवा में नौकरी कर रहा हो, या वह किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं है जहां देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण करना वर्जित है, या उसे अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया है। अगर वो अपने देश की नागरिकता परित्याग कर दिया है तब भी उसे देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, या उसका आचरण अच्छा है तथा वह संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भाषा का ज्ञान रखता है, इस आधार पर उसे हम नागरिकता दे सकते हैं। एक और आता है क्षेत्र के अर्जन के आधार पर, भूमि के अर्जन के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान। माने जब भारत सरकार किसी भूभाग को अर्जित कर उसे भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेती है तब उस क्षेत्र के जो निवासी होते हैं इस प्रकार की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे 2015 में यहाँ पे आगे हम बात करेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में जब बांग्लादेश से कुछ भूभाग भारत में शामिल किए गए थे तो उस भूभाग में जो भारतीय निवास करते थे, जो रहते थे, उन्हें क्या हुआ, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर हम लोगों ने यह नागरिकता संबंधी प्रावधान को देख लिया। ये 5 आधार थे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। मैंने इन 5 के बारे में आपसे चर्चा कर ली। मैंने अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कल्पना करिए भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर लेती है, तो जो पाकिस्तान की जमीन है, जो भूभाग है, उस पर जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 ऐसे प्रकार हैं जिससे भारत की नागरिकता क्या की जाती है, प्राप्त की जा सकती है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। जी हाँ, ये निःशुल्क क्लास आप सभी को देशी राष्ट्र में उपलब्ध है मेरे द्वारा एज ए गेस्ट के रूप में ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। आइए इसके कुछ अपवाद है। अपवाद क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, विदेशी नागरिक भारत में बच्चे जन्म लेते, देखिए विदेशी राजनयिक है, उनके बच्चे भारत में जन्म लेते हैं। विदेशी राजनयिकों के बच्चे भारत में जन्म लेते हैं तो उन्हें मिल जाती है। शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे बच्चे, तो ये इसके अपवाद है। माने विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे या शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे बच्चे, तो यहां पर ये अपवाद के टाइप में 2 आते हैं, इसके आगे भी पढ़ेंगे। एक और प्रश्न आता है हमारे और आपके जेहन में, क्या लॉस ऑफ सिटीजनशिप, क्या नागरिकता का अंत भी हो सकता है? क्या ये सवाल आपके मन में और हमारे मन में और हमारे जेहन में भी आता है, क्या नागरिकता का अंत भी हो सकता है? बताइए, हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे स्वयं से अपनी नागरिकता का त्याग करना तो कर सकता है, परित्याग करके, या लगातार भारत से बाहर किसी अन्य देश में 7 सालों से रह रहा हो। कोई भारतीय पुरुष किसी विदेशी स्त्री से विवाह कर ले, या गलत तरीके से अगर वह नागरिकता ले लिया है तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है, या जब भारत में युद्ध का समय हो और वो शत्रु देश की मदद कर दे, संविधान के प्रति अनिष्ठावान हो, या पंजीकरण प्राप्त व्यक्ति को 5 वर्ष या अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई हो। पंजीकरण प्राप्त कोई व्यक्ति को 5 वर्ष में अन्य किसी देश के द्वारा यदि 2 वर्ष की सजा दी गई हो तो उसकी नागरिकता का अंत किया जा सकता है, या सरकार द्वारा नागरिकता का लोप भी किया, जैसे सरकार चाहे तो भी नागरिकता छीन सकती है। अगर वो 7 साल से ज्यादा बाहर रह रहा हो, संविधान प्रति अनिष्ठा हो, युद्ध काल में वो क्या करे कि किसी शत्रु देश की मदद कर दे, या पंजीकरण अगर जब भारत में कराया है और 2 साल के उसे किसी अन्य देश के द्वारा सजा प्राप्त हो जाए, गलत तरीके से वो यदि नागरिकता ग्रहण कर लेता है, या किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से यदि विवाह कर लिया जाए, तो ये कारण है नागरिकता त्याग करने के। अब आइए कुछ और बात करते हैं कि जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे पहला कुछ 5 है, वैसे 6 है, लेकिन हम कुछ 5 को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता की प्राप्ति तथा अंत किन परिस्थितियों में किया जा सकता है इसकी व्याख्या की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये संशोधित अधिनियम है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो भारतीय अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है। इस अधिनियम में
भारतीय नागरिकता की कैसे प्राप्त किया जाए, किन किन परिस्थितियों में इसका अंत किया जाए, इसकी व्याख्या की गई। दूसरा आता है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन 1955 कुछ संशोधन किए जाते हैं और भारत में जन्मे बच्चों के माता पिता में से यदि कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाए। पंजीकरण हेतु नागरिकता प्राप्त के लिए कम से कम 5 वर्ष में वो निवास करे, माने पंजीकरण करने के बाद कम से कम भारत में 5 वर्ष तक निवास किया हो। देशीकरण के लिए कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। यह था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। ये क्या है? माने इसमें यह कहा गया कि भारत से बाहर जन्मे बच्चे को, यदि कोई भारत से बाहर यदि कोई बच्चा जन्मा हो, यदि उसकी माता भारत के नागरिक हैं तो उससे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाए। अगला काफी इंपॉर्टेंट आता है, अभी 2005 को हम छोड़ देते हैं, पहले 2015 पढ़ लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ये काफी बड़ा है, इसमें कई प्रावधान किए गए। इसमें भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन विदेश में रह रहे जो भारतीय हैं उनको नागरिक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम लागू किया जाता है। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसमें प्रवासी नागरिकों हेतु कुछ उपबंध किए जाते हैं, उनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जो भारतीय डायस्पोरा एल.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। उस समिति की सिफारिश भारतीय जो मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान करने की सिफारिश के संदर्भ में भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OICI कार्ड होल्डर के नाम से शुरू की जाती है। इसके अंतर्गत PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, स्कीम को एक ही में मिला दिया जाता है। यह जो OCI अर्थात ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यह पाकिस्तान व बांग्लादेश के अतिरिक्त किसी अन्य देश के नागरिक इस कार्ड के योग्य होंगे, माने पाकिस्तान बांग्लादेश के छोड़। OCI कार्ड धारक भारत में यात्रा हेतु बहुप्रयोजनीय आजीवन वीजा का भी सुविधा ले सकता है। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग बात करेंगे। एक आता है नागरिकता अधिनियम 2016। इस संशोधन को पारित करके हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई इन सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रकटीकरण या देशीकरण के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था का प्रावधान किया, जिनके दस्तावेज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जाने के बाद निरस्त हो गए, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान 2016 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में किया गया। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में प्रावधान करता है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि ये जो नागरिकता का मूल कॉन्सेप्ट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको हम लोगों ने एक बार की अच्छे से पढ़ लिया। इसी में भी हम देखते हैं जो काफी विवादास्पद रहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये आप लोग जानते होंगे। इस विधेयक में मैं शॉर्ट में बता देता हूं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध, ईसाई, सिख, इनको भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव।
पड़ोसी देश थे वहां से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन की आवश्यकता हुई। ये जो कानून है इसके तहत भारत अवैध तरीके के दाखिल होने वाले लोगों की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब जो भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर लिए हैं उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। उन्हें उनके देश वापस भेजने या हिरासत में रखा जा सकने का मतलब रखने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान कानून के अनुसार मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। इस विधेयक में पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों के लिए यह जो समय अवधि थी 11 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को जानना है, छोटी सी टॉपिक हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। आइए उस बारे में भी हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक आता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति। इनके बारे में लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। भारतीय मूल के जो कार्ड धारक व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के जो कार्ड धारक व्यक्ति हैं उनके लिए यह प्रावधान किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। आप भी बाहर हो जाइए। अब देखिए इस योजना, जो ये योजना है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया क्योंकि ये क्लासरूम में एंट्री करने वजह से, अप डाउन होने वजह से, तो उसके लिए सॉरी। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो PIO था, ये पर्सन इंडियन ऑरिजिन, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2002 से हुई थी। किसी समय भारतीय पासपोर्ट धारक व्यक्ति या उसके माता पिता भारत में यदि कोई जन्मा हो, मतलब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका नागरिकों को छोड़कर किसी देश का नागरिक PIO कार्ड प्राप्त कर सकता है। PIO कार्ड मिलने के 15 वर्ष तक भारत में बिना किसी वीजा के वो यात्रा कर सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसके बारे में और आगे बात करते। एक है OICI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब समुद्र पारी भारतीय नागरिक जो समुद्र के पार है। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2005 की गई थी। कब? 2 दिसंबर 2005 को शुरुआत की गई थी। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसकी शुरुआत, ऊपर वाले की शुरुआत 2002 में की गई थी, 2002 में। और अगर यहां पे ये पूछा जाए कि OCI की शुरुआत कब की गई थी, तो बताइए कब की गई थी? 2 दिसंबर 2005 को। 2 दिसंबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। माने जो इन्हें दोहरी, एक तरह से कह सकते हैं ये दोहरी नागरिकता का प्रावधान था भारत में, बस इतना मान लीजिएगा। एक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिए। एक मतदाता पंजीकरण, आप लोगों ने सुना होगा, मतदाता पंजीकरण केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग के परामर्श पर 3 फरवरी 2011 को मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 को प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य क्या था? विदेशों में रह रहे जो सक्षम मतदाता के नाम मतदाता सूची में शामिल करना। अब विदेशों में रहने वाले जो सक्षम मतदाता हैं वो 6A फॉर्म भरेंगे और उसके तहत अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सके। चलिए अब इस सीरीज को, यहां से जो नागरिकता संबंधित था वो सारे तथ्य को हमने स्पष्ट कर दिया। अब हम इसको दोबारा से रिवीजन करके पढ़ते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मेरा सवाल था कि प्रवासी दिवस कब से कब मनाया जाता है, उसका कारण क्या है,
इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक करिए, तुरंत आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यार अपने 10-10 साथियों के क्लास के बारे में बताइए। मैं इसको दोबारा रिवीजन कर रहा हूं, एक तरह समझिए यहां से फिर से क्लास आपकी रिपीट स्टार्ट होगी दोबारा से। आइए जानते हैं, पहली बात तो जानने नागरिकता है क्या। भारतीय संविधान के तहत नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। भारतीय संविधान के तहत जो नागरिकता शब्द है, सिटीजनशिप शब्द जो है, इसे परिभाषित नहीं किया गया। यह एक संवैधानिक विशेषाधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। परीक्षा में यह प्रश्न आ जाता है अनुच्छेद 15, 16, देखिए अनुच्छेद यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 15, 16, 19 रट लीजिएगा, 29, 30, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। यह केवल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, राज्यपाल हो, महान न्यायवादी हो, संसद विधानमंडल के सदस्य सिर्फ भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। भारतीय संविधान के तहत जो नागरिकता है, यह संघ सूची का विषय है। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि सर इसका उत्तर है कि जो नागरिकता है वो समवर्ती सूची में है, मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में वह केंद्र सरकार की मान्यता दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, राज्य को नहीं। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी कूट वाला प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछेगा तब वहां पे आप गलती कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे संघ सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन समवर्ती सूची का नागरिकता ऐसा विषय है जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है, संसद विधि बना सकती है। राज्य को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। भारत में ब्रिटेन के तरह एकल नागरिकता का प्रावधान, यह काफी महत्वपूर्ण है। मतलब कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक हो। कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता, दूसरी भारत की नागरिकता। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया, उसी के साथ यह प्रावधान भी वहां स्वतः समाप्त हो गया। अब वहां पर भी एकल नागरिकता है, केवल भारतीय। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक अमेरिका की नागरिकता होती है, दूसरी वह जिस राज्य का में है उस राज्य का निवासी है, उसकी नागरिकता होती है। मतलब भारत में ब्रिटेन की भांति एकल नागरिकता है। तो मतलब समझ में आ गया कि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग और अमेरिका की नागरिकता अलग है। दोनों की नागरिकता अलग अलग होती है। क्लियर हो गया आप लोग को? अब हम लोग जानते हैं जो नागरिकता है भारत में, इसका उपबंध संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अंतर्गत किया गया है। नागरिकता संबंधित विधि पूर्ण नहीं, नागरिकता संबंधी जो विधि है यह पूर्ण नहीं है। समय समय पर इसमें संशोधन करने के साथ साथ इसका वर्णन भी लगातार हो रहा है। भाग 2 में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत सिर्फ संविधान के प्रारंभ पर, मतलब अगर यहां से हम बात करें, संविधान जिस समय प्रारंभ हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 में नागरिकता के संबंध में विधि वर्णन है। कौन कौन सी? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। मतलब यहां पर अगर आप लोग लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, तो यह बात आप लोग याद रखिएगा कि यहां से लेकर यहां तक का जो अनुच्छेद है यह मूल संविधान में वर्णित है। कहां पे? मूल संविधान में वर्णित है। यह बात आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि
रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो वैसे ही रेस के घोड़े हैं। दूसरी बात याद रखिएगा आप लोग कि टेलीग्राम पर सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े रहिएगा सभी साथी, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारी क्लास की लिंक और उसकी नोट्स भी आपको मिलती रहती है। आइए इसके बारे में और हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने यहां पर सीखा कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 माने ये 4 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को, तभी ये इन पे जो विधि है वो वर्णित थे। मतलब यहां पे 26 जनवरी 1950, ये इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। जबकि भविष्य के लिए, जो भविष्य आने वाले भविष्य के लिए जो नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण करने की शक्ति अनुच्छेद 11 के तहत संसद को दी गई है। माने भविष्य में नागरिकता संबंधित यदि कोई भी जरूरत पड़ती है कानून बनाने की, विधि बनाने की, तो इसका अधिकार संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। और इसका अनुच्छेद 11 के तहत संसद इस शक्ति का प्रयोग करते हुए समय समय पर नागरिकता संबंधित कई बार संशोधन किए हैं, जो क्रमशः नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, 86, 92, 2005, 2015, 2016 और 2019 के रूप में क्रमशः हमें देखने को मिलता। माने अगर देखा जाए कि भारतीयों को अगर नागरिकता की बात की जाए कि जो हमारे देश में जो नागरिक है, भारतीय नागरिकता को विधि 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कि संविधान में वर्णित विधि अथवा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संबंधित विधि। माने एक विधि, एक कानून वह है जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दूसरी विधि अगर देखा जाए जो हमें देखने को मिलता है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में देखने को मिलता है। 2 तरीके से, पहली विधि हमें यहां मिलती है देखने को, दूसरी यहां मिलती है। उसके बाद जितने भी विधि संशोधन किए गए हैं किसके तहत आगे बताएंगे, किस अनुच्छेद के तहत, 11 के तहत संसद बनाने की जो विधि शक्ति प्रदान की गई है उनके माध्यम से ये सारे अधिनियम, संशोधन अधिनियम लाए गए हैं। और एक बात अगर देखा जाए कि जो संविधान में नागरिकता संबंधित कुछ विधि दिया गया है, अगर हेडिंग बनाकर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है। जी हाँ, क्लास भी प्राप्त होगी, नोट्स भी प्राप्त होगी, लेकिन सबसे पहले आप लेक्चर सुनिए, इसका नोट्स बनाते चलिए। संविधान में नागरिकता संबंधित विधि क्या क्या है? देखिए, संविधान जो था उसमें वर्णित नागरिकता संबंधित विधि केवल संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता संबंधित जितने भी प्रश्न था उनकी अवधारणा करती। लेकिन संविधान जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, ये समाधान अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 में दिया गया था। माने कौन कौन भारत का नागरिक होगा, संविधान प्रारंभ होने पर संविधान लिखा जाने तक इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 में इसका प्रावधान दिया गया था। मतलब संविधान में जो वर्णित नागरिकता है इसका विधि सिर्फ ऐतिहासिक महत्व। अगर नागरिकता संबंधित अगर हम प्रावधान की बात करें तो कहां कहां मिलता है? 5, 6, 7, 8 और 9 में भी मिलता है। अब ये पूछा जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद नागरिकता के 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, तो वे थे ये। मतलब अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, माने ये 5 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। शेष 2 अनुच्छेद ये 26 जनवरी 1950 से लागू होते हैं। जब संपूर्ण संविधान लागू होता है तब ये 2 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जिस समय संविधान लिखकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लिखकर तैयार हुआ था तो 5 अनुच्छेद नागरिकता संबंधित उसी दिन प्रभाव में आ गए थे, लागू हो गए थे। बाकी अनुच्छेद जो हुए थे वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात को पढ़िए, समझिए। अगर हम संविधान का अनुच्छेद 5 पढ़ें कि 5 क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं अनुच्छेद 5 क्या है?
जितने इस वीडियो को देख रहे हैं जरा जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। अनुच्छेद 5 क्या है? बोले अनुच्छेद 5 के अनुसार अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो भारत में जन्मे या अधिवास रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में, माने भारत में जन्मे, भारत में जो अधिवास है उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में वर्णन किया गया। लेकिन जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और कहा गया था कि कोई भी रियासत चाहे स्वतंत्र रहे या भारत या पाकिस्तान में विलय हो ले, तो कुछ ऐसे नागरिक थे जो पाकिस्तान से भारत चले आए थे, जिन्होंने भारत में रहना अपना सुनिश्चित किया था, उनको नागरिकता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 6 में दिया गया था। कहां पे? उनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में दिया गया था। अब अनुच्छेद 7 में क्या था कि उस समय कुछ लोगों ने आजादी के समय पाकिस्तान को तो चुन लिया था, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद फिर उन्हें लगता मैं फिर भारत आऊंगा, फिर वापस भारत आते हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 7 में दिया गया है। कहां पे? 7 में ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में निवास करता था, विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया, कुछ दिनों के बाद फिर वो वापस चला आता है, संविधान लागू होने से पूर्व उसके नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अगर हम अब 8 की बात करते हैं, भारत में जन्मे तथा विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में इस प्रकार, मतलब कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है, विदेश में रह रहा, पढ़ रहा है, घूम रहा है, व्यापार कर रहा है, उसके बारे में जो प्रावधान था, माने भारत में जन्मे और विदेश में रहने वाले व्यक्ति के जो नागरिकता का प्रावधान है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो आर्टिकल्स हैं ये मूल संविधान का हिस्सा है, यह मूल संविधान में मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये 5 ऐसे प्रकार हैं जिनके आधार पर भारत में जो नागरिकता, भारत के जो नागरिक बनने का ये 5 चरण है जो हमने पहले इसका वर्णन कर लिया। अगर हम देखें करके तो जन्म से, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं। भारत में जन्मे या अधिवास वाले व्यक्ति, मतलब यहां पर एकदम साफ और स्पष्ट है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा उसका भारत में अधिवास है, तो उसमें से अगर कोई एक शर्त पूरा करता है, उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके मम्मी पापा किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, वह संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, या अधिवास मतलब अस्थायी निवास होता है। अधिवास का मतलब क्या होता है? स्थानीय निवास होता है, जिसे वर्तमान में छोड़ने का इरादा नहीं है। ठीक है, ये वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी क्लासेज आपको वहां पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में, वहां पे भी मैंने बताया कैसे लेंगे, उसके बारे में क्या क्या था मैंने बताया। मैंने 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर कोई भारत आ गया हो, मतलब 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो, किंतु संविधान के प्रारंभ के पूर्व भारतीय के नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया हो, तब उससे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान जाने के बाद फिर आते हैं, इसमें भी कई तथ्य हैं, तो वो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अब हम लोग अनुच्छेद 9 पढ़ लेते हैं। आज तक तो हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 9 क्या? अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागरिकता के समाप्ति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार, अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने संविधान के लागू होने से पहले किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया हो, अर्जित कर लिया हो, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 के तहत भारत के नागरिकता लेने का दावा नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माने अनुच्छेद 9 में क्या है? नागरिकता के समाप्ति का प्रावधान दिया गया। क्लियर हो गया? अब अनुच्छेद 10 के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 10 क्या है? देखिए, संविधान के में जो नागरिक के अधिकार दिए गए हैं,
उनके संरक्षण की बात की गई है। माने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 जो अधिकार दिए गए हैं उनके संरक्षण की बात यहां पे की जाती है। माने ऐसा कोई व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत का नागरिक है, उसे संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात अनुच्छेद 11 के तहत उसके नागरिकता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब अनुच्छेद 11 ये संसद को अधिकार देती है नागरिकता संबंधित विधि बनाने का, कानून बनाने का, किसकी नागरिकता लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान है उसकी शक्ति संसद को दी गई है। मैंने आपसे बताया यह समवर्ती सूची का विषय होते हुए भी इस पर कानून बनाने का राइट केवल संसद को है। जी हां, राज्य सरकार को नहीं है। क्या अब आपके मन में कोई समस्या है? देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता ग्रहण करने की, अर्जन करने की 5 तरीके बताए गए थे। पांचों तरीके हम लोगों ने यहां पे पढ़ लिया था। पांचों तरीकों के बारे में यहां पे हम लोगों ने जान लिया था। क्या आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? अगर कहेंगे तो मैं इस तथ्य को बता दूंगा। जन्म के आधार पर, माने जन्म के आधार पर क्या है? कोई व्यक्ति नागरिक 26 जनवरी 1950 उसके बाद भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा, या उसके माता पिता राष्ट्रपिता क्यों ना हो, परंतु उसके 2 अपवाद है, विदेशी राजनयिक के बच्चे और शत्रु के बच्चों को छोड़कर। तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करें। काफी लंबा टॉपिक था, उससे मैंने आपको वंश के आधार पर कैसे हैं, फिर पंजीकरण के माध्यम से क्या होगा, ये मैंने शॉर्ट में ऊपर में मैंने बता दिया था। तो मैं नहीं चाहता कि बार बार एक ही चित्र को हम लोग बार बार कहें। नागरिकता की समाप्ति क्या है उस पर भी मैंने बताया था कि नागरिकता समाप्ति कैसे होगी। इस पर भी मैंने बताया स्वेच्छा से परित्याग कर सकते हैं या किसी विदेशी की नागरिकता ग्रहण कर ले आप, चाहे आप की नागरिकता वंचित कर दिया जाए, सरकार कर सकती है। अगर आप कपट कर रहे हो, आपका आचरण सही नहीं हो, युद्ध के दौरान आप विदेशी देश को, शत्रु देश का समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो, किसी भारतीय स्त्री द्वारा किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लिया जाए, या कोई व्यक्ति 7 साल से ज्यादा भारत के बाहर रहता हो, तो ये सारे कारण ऐसे थे जहां पे हमें और आपको पढ़ने के लिए दिए गए थे। अच्छी बात है, ये PIO OCI इन दोनों तथ्यों के बारे में मैं आपसे दोबारा अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसे तथ्य हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते। मैं इस तथ्य के बारे में एक अच्छा सा प्रकाश देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा इस तथ्य के बारे में आप अच्छी तरह से जानें और समझें। लेकिन उससे पहले, जैसे ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़कर आप जानकारी ले सकते हैं। जी, हम घर बैठे संपूर्ण नोट्स या क्लास प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी क्लास निःशुल्क है, देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी के लिए उपलब्ध है। इसी तरह आप प्रतिदिन क्लास पढ़ते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें। क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आपको तो सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करना है। आइए इसके बारे में हम और आप जानते हैं। ध्यान समझिएगा, ये प्रवासी भारतीय नागरिकता क्या है। मतलब प्रवासी भारतीयों के संबंध में भारत सरकार सन 2000 में सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाती। इस समिति के सदस्य कई लोग थे, जैसे भाटिया जी थे, हरिमेथ, बी अग्रवाल, जेसी शर्मा जो सचिव थे। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रवासी भारतीयों के लिए एक कार्य योजना PIO प्रारंभ करने तथा प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की बात कही। ठीक है, आइए जानते कार्ड था PIO माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कार्ड शुरू करने की इन्होंने बात की और ये कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की बात कही। इस समिति की सिफारिश पर सबसे पहले 9 से 11 जनवरी 2003 को दिल्ली में पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संबोधित करते हुए वर्तमान उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीयों के लिए PIO कार्ड माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए 19 अगस्त 2002 भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। कुछ निश्चित देश जो होते हैं उनके प्रवासी भारतीयों को लिमिटेड रूप में या कुछ क्या किया जाता है, अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और दोहरी, एक तरह से कह सकते हैं कि एक दोहरी नागरिकता, उसके लिए 2003 में नागरिकता जो अधिनियम होती है उनमें भी क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 2 दिसंबर 2005 को
OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड जो होता है, केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए एक दूसरा योजना शुरू करती, इसका नाम OCI देती है। और ये दोनों कार्ड अगर देखा जाए, PI कार्ड प्रवासी भारतीयों की मांग से लेकर 9 जनवरी 2015 PIO कार्ड योजना, OIC कार्ड दोनों को मिला दिया जाता है। माने 9 जनवरी 2015 को इन दोनों का विलय कर दिया जाता है। अगर आप हम लोग देखें तो 9 जनवरी 2015 को इनका विलय कर दिया जाता है। कब? 9 जनवरी 2015 को इनका विलय कर दिया जाता है। इन दोनों कार्डों को PIO और सिटीजन मतलब OCI, इन दोनों कार्डों को आपस में क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। इसके तहत इसके भारत की जो नागरिकता प्रदान का संक्षिप्त विवरण अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, या इसके बारे में अगर आप हैं तो अच्छे से बताएं कि PIO कार्ड और क्या है और OC कार्ड योजना, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, अगर PI कार्ड योजना क्या थी, इस बारे में एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा, बार बार आ रहा है कि सर ये PIO कार्ड है क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है क्या। देखिए, इस योजना में कुल 16 देश में बसे हुए जो भारतीय थे, जो 16 देशों में जो भारतीय थे, भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे, उन्हें आवेदन करने के लिए एक कार्ड का प्रावधान किया गया। इसी कार्ड को PIO कार्ड कहते हैं। कौन सा कार्ड? PIO कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह योजना मुख्यतः जो विकसित देश के प्रवासी भारतीय जैसे स्वीडन, पुर्तगाल, साइप्रस, इजराइल, पूर्व यूनान, वर्तमान में जो ग्रीस है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, तो इन देशों के लिए, इन 16 देशों के लिए, जी हां लिख लीजिएगा कहीं, इन 16 देशों के लिए यह जो भारतीय नागरिक थे, भारतीय मूल के निवासी थे, उनके लिए था। इस योजना का जो लाभ था पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके प्रवासी भारतीयों को प्राप्त नहीं थे। इस योजना में भारतीय मूल व्यक्ति उसे माना जाएगा जो किसी समय भारत का पासपोर्ट धारक रहा हो, या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो, और भारत शासन अधिनियम 1935 लागू होने से पहले वो भारतीय क्षेत्र का निवासी रहा हो, या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी रहा हो जो बाद में भारत का अंग बन गया, जो आगे चलकर भारत का अंग बन गया, वह इसमें आवेदन कर सकता था। वह किसी भारतीय नागरिक या भारत में जन्मे जो व्यक्ति है, पति पत्नी हो, मतलब वह किसी भारतीय नागरिक या भारत में जन्मे व्यक्ति का पति पत्नी हो, वह PIO कार्ड प्राप्त कर सकते थे। इस योजना में जो PIO कार्ड धारक क्या क्या लाभ थे, यह भी आपको जानना चाहिए। उसे भारत में यात्रा करने के लिए जो ये कार्ड जारी हुआ था, 15 वर्षों तक उसे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। माने जिसके पास PIO कार्ड है उसे 15 साल तक भारत में यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी 180 दिनों तक बिना पंजीकरण कराए भारत में रह सकता था। इस अवधि के समाप्ति पर 30 दिन के भीतर पुनः पंजीकरण आवश्यक था। यदि वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन के बाद 7 वर्ष तक यहां रहता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। माने PIO कार्ड के बाद 7 साल तक भारत में रहता है, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वह शोधकार, पर्वतारोहण, मिशनरी, निषिद्ध क्षेत्र की यात्रा को छोड़कर अन्य सभी कार्य भारत में कर सकता है। और फिर 2015 में हम देखते हैं कि 9 जनवरी 2015 को इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। अब यहां एक सवाल आता है कि सर ये OIC कार्ड क्या, तो इसके बारे में शॉर्टकट में बता देता हूं। यह योजना 2 दिसंबर 2005 को लागू की गई थी। इस योजना के तहत किसी ऐसे देश का प्रवासी भारतीय जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो, प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इस योजना का
सभी देशों के नागरिकों के लिए था, सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। तो काफी महत्वपूर्ण था जो आज के टॉपिक हमने पूरा बता दिया। ये नागरिकता क्या है, नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हमने आपको बता दिए, उससे जुड़े प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में आपके साथ हमने चर्चा और परिचर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर को सुन लिया होगा। इस लेक्चर को दोबारा आपने उसकी स्पीड कम करके देखते हुए सुन लीजिएगा, एक हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बना लिया है तो ये क्लास आपके लिए काफी बेहद और महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर आपने नहीं बनाया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो घर बैठे नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे मैं गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूं। उनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप घर बैठे निःशुल्क क्लासेज प्राप्त कर पा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे तो उसकी स्क्रीनशॉट एक बार आप क्लिक कर ले। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं बताइए। एक प्रश्न आया है एनआरआई की, पीआईओ को एनआरआई कहते हैं। एक टॉपिक छोटा सा एनआरआई को लेकर, हम उस पर आगे बताएंगे कि एनआरआई क्या होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एनआरआई को यह कार्ड मिल सकता है, ठीक है। एनआरआई के बारे में हम आगे बात करेंगे, प्रवासी भारतीय क्या है और एनआरआई क्या है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए छोटी सी आप 5 मिनट की वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, तब वहां पे बताएंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जैसे जो क्लास के बाद पढ़ाने वाला है। तो वहां पे हम लोग जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को एक बार और पढ़ने का प्रयास करेंगे या पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, खासकर जब करंट की सीरीज हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इस तथ्य की हम दोबारा व्याख्या कर देंगे। और कोई सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। क्या कमी रह गई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसके पहले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक था, वहां पे गलती से भाग 4 लिखा गया था। तो वो गलती से लिखा गया था क्योंकि बोर्ड साफ करते समय और टाइप लिखते समय लिखा गया, लेकिन व्याख्या करते समय हमने उसकी पूरी व्याख्या की थी, तो इसलिए वहां पर जो त्रुटि होगी उसे सुधार कर लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं कोई त्रुटि हुई हो या कोई ऐसा समय आया हो जो आपको दिक्कत लगा हो। हाँ, तो प्रवासी जो भारतीय, मतलब ऐसे भारतीय जो विदेश में रह रहे हो, उन्हें हम प्रवासी भारतीय कहते हैं। भारतीय मूल माने जिनके माता पिता भारत में रहे हो और विदेश में जाकर रहे हो, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वो भारतीय मूल के हो जाते हैं, ठीक है। उनका जो वंश भारतीयों के माध्यम से चलता है। और कोई सवाल आपका? सबका सवाल क्लियर हो गया ना? हाँ, वीडियो अपने साथी मित्रों तक जरूर पूछिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। जी हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, अच्छा एक बात बताइएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा 5 प्रकार। लेकिन भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कितने आधार पर? तो 4 के आधार पर। वो कौन कौन सा होगा? वो होगा आपका जन्म से, तो जन्म से काटकर अगर हम यहां से यहां तक पढ़ लेंगे, जैसे मैं यहां पे एक टॉपिक बता दूं, अगर हम केवल यहां से लेकर यहां तक का पढ़ेंगे तो भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर पढ़ेंगे तो ये 5 प्रकार का होता है। तभी कितने प्रकार का हो जाएगा? 5 प्रकार का हो जाएगा, तभी हो जाएगा 5 प्रकार का। लेकिन केवल नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये 4 है। वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, भूमि अर्जन से। तो ये 2 प्रश्न में डिफरेंस है। अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम से पूछेगा तो 5 प्रकार होगा, अन्यथा 4 प्रकार होगा। अन्यथा क्या होगा? 4 प्रकार होगा। ये दोनों प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो डिफरेंस याद रखिएगा, वरना आप गलती कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कितने साल तक लगातार भारत में रहे तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी? 7 साल, ठीक है। बताइए नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को भी तो सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी तो करनी है। अच्छा, अधिवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना किस अनुच्छेद में है? संविधान के प्रारंभ पर जन्म एवं अधिवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना किस अनुच्छेद में है? बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 5 में। अगर यह पूछा जाए कि संसद द्वारा विधि बनाना नागरिकता संबंधित विधेयक या बिल पर विधेयक बनाना, नागरिकता संबंधित किसी नागरिकता को लेकर कोई कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो बताइए
अनुच्छेद 11। किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता संबंधित अधिकार दिया गया? पाकिस्तान से भारत आने, अनुच्छेद 6। क्लियर हो गया? अच्छा, भारत में अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले और भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ दे, समाप्त हो जाए, तो ये किस अनुच्छेद में? जैसे कोई व्यक्ति भारत का है, वो किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में इसका वर्णन है। कहां पे? अनुच्छेद 9 में इसका वर्णन है। यह बात आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और जानते रहिएगा। एक बात बताइएगा कि जो प्रवासी भारतीयों के सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दिए जाने वाले दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं? उसे OCI कहते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कहते हैं, दोहरी नागरिकता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछेंगे हम, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया? तो लक्ष्मीकांत सिंघवी। इसके द्वारा? लक्ष्मीकांत सिंघवी के द्वारा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान है? संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है कितने प्रकार से? भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो केवल 4 लिखेंगे। कौन कौन? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से। लेकिन भूमि अर्जन के लिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। दोनों तथ्य क्या है, इनके विषय में भी आप जानते रहिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। भारतीय नागरिकता अंत कितने प्रकार से होती है? तो भारतीय जो नागरिकता है वो 3 प्रकार से अंत होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता अंत होता है। या वो स्वयं पर त्याग कर दे, कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का त्याग कर दे, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता समाप्त होगी, 2 तरीका। तीसरा, यदि सरकार चाहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। वो संविधान के प्रति अनिष्ठा हो उसकी, या शत्रु देश की मदद करे, या भारत से बाहर 7 साल से ज्यादा रह रहा हो, किसी विदेशी पुरुष से कोई महिला विवाह कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या कोई व्यक्ति पंजीकरण प्राप्त कर ले, 5 वर्ष में उसे अन्य देश के द्वारा 2 साल की सजा हो जाए, गलत तरीके से नागरिकता ले ले, तो ये तरीका है नागरिकता समाप्त होने के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे, आप सभी को यह सेशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सौरभ सर इसको बंद कर दीजिएगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग वीडियो को देख रहे थे अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, उन्हें बताइएगा कि जो भारतीय संविधान, अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ना होगा, तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा, कोई भी तथ्य छूटे ना, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये डेली क्लास चलती है, डेली क्लास की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे? दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ जाएंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक होगा। या फेसबुक यूजर होंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पर मेरी भी आईडी है, फेसबुक पर भी आप, मेरा भी पेज है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो जो करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बाय बाय। चलते हैं, नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग भी तैयार करते रहिएगा और साथ ही साथ सारे नोट्स सब तैयार कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आज क्लास खत्म करें। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट्स बनाने में आपकी काफी मदद हो जाएगी। बाय बाय।